चैप्टर 3 उद्देश्य। सूरज बादलों के पीछे इतना छिपा हुआ था कि यह बताना मुश्किल था कि वह डूबा है या नहीं। पश्चिम की ओर सूरज का पीछा करते हुए लंबी उड़ान के बाद ऐसा लग रहा था कि वह आसमान में स्थिर है। यह विशेष रूप से भ्रमित करने वाला था। समय अजीब तरह से परिवर्तनशील लग रहा था। मुझे आश्चर्य हुआ जब जंगल के पीछे पहली इमारतें दिखाई देने लगी, जो ये संकेत दे रही थीं कि हम लगभग घर पहुंच चुके हैं। तुम बहुत शांत हो, एडवर्ड ने कहा। क्या विमान ने तुम्हें बीमार कर दिया? नहीं, मैं ठीक हूँ। क्या तुम्हें जाने का दुख है? मुझे लगता है कि मैं दुखी होने के बजाय राहत महसूस कर रहा हूँ। उसने मेरी तरफ एक भौं उठाई। मुझे पता था कि यह बेकार था और उसे सड़क पर नजर रखने के लिए कहना चाहिए। हालांकि मुझे ये स्वीकार करने से नफरत थी कि यह अनावश्यक था। रेनी कुछ मायनों में चाली से कहीं ज्यादा समझदार है। ये बात मुझे बेचैन कर रही थी। एडवर्ड हंसा। तुम्हारी माँ का दिमाग बहुत ही दिलचस्प है। लगभग बच्चों जैसा, लेकिन बहुत ही अंतर्दृष्टिपूर्ण। वह चीजों को दूसरे लोगों से अलग तरह से देखती है। अंतर्दृष्टिपूर्ण, यह मेरी माँ का एक अच्छा वर्णन था जब वह ध्यान दे रही थी। ज्यादातर समय रेनी अपनी जिंदगी से इतनी भ्रमित रहती थी कि वह ज्यादा कुछ नहीं देखती थी। लेकिन इस सप्ताहांत वह मुझ पर काफी ध्यान दे रही थी। फिल व्यस्त था क्योंकि जिस हाई स्कूल बेसबॉल टीम को उसने कोचिंग दी थी वो प्लेऑफ में थी, और एडवर्ड और मेरे साथ अकेले होने से रेनी का ध्यान और भी तेज हो गया था। जैसे ही गले मिलना और खुशी की चीखें खत्म हुई, रेनी ने देखना शुरू कर दिया। और जैसे जैसे वह देख रही थी, उसकी चौड़ी नीली आंखें पहले भ्रमित और फिर चिंतित हो गई थीं। आज सुबह हम समुद्र तट पर टहलने गए थे। वह अपने नए घर की सारी खूबसूरती दिखाना चाहती थी, फिर भी उम्मीद कर रही थी। मुझे लगता है सूरज मुझे फोक्स से दूर ले जाएगा। वह मुझसे अकेले में बात करना भी चाहती थी, और यह आसानी से तय हो गया। एडवर्ड ने खुद को दिन के दौरान घर के अंदर रहने का बहाना देने के लिए एक टर्म पेपर गढ़ा था। मैंने मन ही मन उस बातचीत को फिर से दोहराया। रेनी और मैं फुटपाथ पर टहलते हुए ताड़ के पेड़ों की छाया में रहने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि सुबह का समय था, लेकिन गर्मी दम घोंट रही थी। हवा में नमी इतनी ज्यादा थी कि सिर्फ सांस अंदर बाहर करने से ही मेरे फेफड़ों को कसरत मिल रही थी। बेला, मेरी माँ ने रेत के पार हल्की हल्की टकराने वाली लहरों की ओर देखते हुए पूछा। क्या है, माँ? उसने मेरी नज़रों से नज़रें मिलाए बिना आह भरी। मुझे चिंता हो रही है। क्या हुआ? मैंने तुरंत चिंतित होकर पूछा। मैं क्या कर सकता हूँ? यह मैं नहीं हूँ। उसने अपना सिर हिलाया। मुझे तुम्हारी चिंता है। और एडवर्ड की। रेनी ने अंततः मेरा नाम लेते हुए मेरी ओर देखा। उसके चेहरे पर क्षमा प्रार्थी भाव था। ओह, मैंने बुदबुदाते हुए कहा, और पसीने से लथपथ एक जोड़ी जॉगर्स पर अपनी नजरें गड़ा दी। तुम दोनों मेरी सोच से कहीं अधिक गंभीर हो, उसने आगे कहा। मैंने भौहें सिकोड़ी और अपने दिमाग में पिछले 2 दिनों की समीक्षा की। एडवर्ड और मैंने मुश्किल से एक दूसरे को छुआ था, कम से कम उसके सामने। मुझे आश्चर्य हुआ कि क्या रेनी मुझे भी जिम्मेदारी पर कोई लेक्चर देने वाली है। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी, जैसा कि मैंने चाली के साथ किया था। यह मेरी माँ के लिए शर्मनाक नहीं था। आखिरकार मैं ही तो था। पिछले 10 वर्षों में मैंने उसे बार बार यही व्याख्यान दिया है। तुम दोनों जिस तरह से साथ हो, उसमें कुछ अजीब बात है, उसने बड़बड़ाते हुए कहा। उसका माथा उसकी परेशान आंखों पर सिकुड़ गया। जिस तरह से वह तुम्हें देखता है, वह बहुत सुरक्षात्मक है। जैसे वह तुम्हें बचाने के लिए खुद को गोली के सामने फेंकने वाला है या कुछ और। मैं हंस पड़ा, हालांकि मैं अभी भी उसकी नज़रों से नज़रें नहीं मिला पा रहा था। ये बुरी बात है। नहीं, उसने भौहें सिकोड़ते हुए शब्दों के लिए संघर्ष किया। ये बस अलग है। वह तुम्हारे बारे में बहुत गंभीर है और बहुत सावधान है। मुझे लगता है कि मैं वास्तव में तुम्हारे रिश्ते को नहीं समझ पा रही हूँ। जैसे कोई रहस्य है जो मैं भूल रही हूँ। मुझे लगता है कि तुम कल्पना कर रही हो, माँ, मैंने जल्दी से कहा, अपनी आवाज़ को हल्का रखने के लिए संघर्ष करते हुए। मेरे पेट में हलचल मच गई।
मैं भूल गया था कि मेरी माँ ने कितना कुछ देखा था। दुनिया के बारे में उनके सरल दृष्टिकोण के बारे में कुछ ऐसा था जो सभी विकर्षणों को काटता था और चीजों की सच्चाई को भेदता था। ये पहले कभी कोई समस्या नहीं थी। अब तक ऐसा कोई रहस्य नहीं था जो मैं उसे न बता सका। ये सिर्फ उसके साथ ही नहीं है। उसने रक्षात्मक ढंग से अपने होंठ सिकोड़े। काश तुम देख पाती कि तुम उसके इर्द गिर्द कैसे घूमती हो। आपका क्या मतलब है? जिस तरह से आप चलते हैं, आप उसके इर्द गिर्द खुद को बिना सोचे समझे ही उन्मुख कर लेते हैं। जब वह थोड़ा सा भी हिलता है तो आप उसी समय अपनी स्थिति को समायोजित कर लेते हैं। चुंबक की तरह या गुरुत्वाकर्षण, आप किसी उपग्रह या किसी चीज की तरह होते हैं। मैंने ऐसा कुछ पहले कभी नहीं देखा। उसने अपने होंठ भींच लिए और नीचे देखने लगी। मुझे मत बताओ, मैंने मुस्कराते हुए कहा। तुम फिर से रहस्यपूर्ण कहानियां पढ़ रहे हो, है न? या इस बार विज्ञान कथाएं पढ़ रहे हो? रेनी का चेहरा गुलाबी हो गया। ये बात अलग है। कुछ अच्छा मिला। खैर, एक था, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम अभी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। तुम्हें रोमांस से ही जुड़े रहना चाहिए, माँ। तुम्हें पता है कि तुम खुद को कैसे पागल कर लेती हो। उसके होठों के कोने ऊपर की ओर मुड़ गए। मैं बेवकूफ़ी कर रही हूँ, है न? आधे सेकंड के लिए मैं जवाब नहीं दे पाया। रेनी बहुत आसानी से बहक जाती थी। कभी कभी यह अच्छी बात होती थी, क्योंकि उसके सभी विचार व्यावहारिक नहीं होते थे। लेकिन मुझे ये देखकर दुख हुआ कि वह कितनी जल्दी मेरी तुच्छ बातों के आगे झुक जाती थी, खासकर तब जब वह इस बार मर चुकी थी। उसने ऊपर देखा और मैंने अपने भावों पर नियंत्रण रखा। माँ बनना कोई मूर्खतापूर्ण बात नहीं है। वह हंसी और फिर नीले पानी तक फैली सफ़ेद रेत की ओर बड़े गर्व से इशारा किया। और क्या ये सब तुम्हें अपनी मूर्ख माँ के साथ वापस जाने के लिए पर्याप्त नहीं है? मैंने नाटकीय ढंग से अपने माथे पर हाथ फेरा और फिर अपने बालों को मरोड़ने का नाटक किया। आपको नमी की आदत हो जाएगी, उसने वादा किया। मैंने जवाब दिया, आप भी बारिश की आदत डाल सकते हैं। उसने मुझे खेल खेल में कोहनी मारी और फिर मेरा हाथ पकड़कर हम कार की ओर चल पड़े। मेरे बारे में उसकी चिंताओं के अलावा वह काफी खुश लग रही थी। संतुष्ट। वह अभी भी फिल को गूगू आंखों से देखती थी और यह सुकून देने वाला था। निश्चित रूप से उसका जीवन पूर्ण और संतोषजनक था। निश्चित रूप से उसे अब भी मेरी उतनी याद नहीं आती थी। एडवर्ड की बर्फीली उंगलियां मेरे गालों को छू रही थीं। मैंने ऊपर देखा, पलकें झपकाईं, वर्तमान में वापस आ गया। वह नीचे झुका और मेरे माथे को चूमा। हम घर आ गए हैं, स्लीपिंग ब्यूटी। अब जागने का समय है। हम चाली के घर के सामने रुके थे। पोर्च की लाइट जल रही थी और क्रूजर ड्राइववे में खड़ी थी। जब मैंने घर का निरीक्षण किया तो मैंने देखा कि लिविंग रूम की खिड़की में पर्दा हिल रहा था, जिससे अंधेरे लॉन में पीली रोशनी की एक रेखा चमक रही थी। मैंने आँख भरी। बेशक चाली हमला करने के लिए इंतजार कर रहा था। एडवर्ड भी शायद यही सोच रहा होगा, क्योंकि जब वह मेरे लिए दरवाजा खोलने आया तो उसके चेहरे पर अकड़न थी और उसकी आंखें कहीं और थीं। कितना बुरा? मैंने पूछा। चाली के लिए यह मुश्किल नहीं होगा, एडवर्ड ने वादा किया। उसकी आवाज में हास्य का कोई भाव नहीं था। उसे तुम्हारी याद आती थी। मेरी आंखें संदेह से सिकुड़ गईं। अगर ऐसा था तो एडवर्ड इतना तनाव में क्यों था, मानो लड़ाई के लिए तैयार हो। मेरा बैग छोटा था, लेकिन उसने उसे घर के अंदर ले जाने पर जोर दिया। चाली ने हमारे लिए दरवाज़ा खुला रखा। घर में स्वागत है, बच्चे। चाली ने चिल्लाकर कहा, जैसे वह सचमुच यही कह रहा था। जैक्सनविले कैसा था? नम और बगियादार। तो रेनी ने आपको फ्लोरिडा विश्वविद्यालय के बारे में नहीं बताया? उसने कोशिश की, लेकिन मैं पानी को अंदर लेने के बजाय उसे पीना पसंद करूंगा। चाली की आंखें अनिच्छा से एडवर्ड की ओर घूम गईं। क्या तुमने अच्छा समय बिताया? हाँ, एडवर्ड ने शांत स्वर में उत्तर दिया। रेनी बहुत मेहमाननवाज थी। यह अच्छा है। खुशी है कि तुम्हें मजा आया। चाली एडवर्ड से दूर हो गया और मुझे अप्रत्याशित रूप से गले लगा लिया। प्रभावशाली, मैंने उसके कान में फुसफुसाया।
वह जोर से हंसा। मुझे तुम्हारी बहुत याद आई, बिल्स। जब तुम चली जाती हो तो यहाँ का खाना बहुत खराब हो जाता है। मैं इस पर काम करूँगा, मैंने कहा और उसने मुझे जाने दिया। क्या आप पहले जेकब को फ़ोन करेंगे? वो आज सुबह 6 बजे से हर 5 मिनट में मुझे परेशान कर रहा है। मैंने तुमसे वादा किया था कि मैं तुम्हें सामान खोलने से पहले ही उसे फ़ोन करने को कहूँगा। मुझे एडवर्ड को देखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, यह महसूस करने के लिए कि वो मेरे बगल में बहुत शांत, बहुत ठंडा था। तो यही उसके तनाव का कारण था। जेकब मुझसे बात करना चाहता है। मैं कहूँगा कि यह बहुत बुरा था। उसने मुझे यह नहीं बताया कि यह किस बारे में था, बस इतना कहा कि यह महत्वपूर्ण था। तभी फ़ोन की घंटी बजी, तीखी और मांग भरी। ये फिर वही है, मैं अपनी अगली तनख्वाह पर शर्त लगा सकता हूँ, चार्ली ने बुदबुदाया। मुझे समझ आ गया। मैं जल्दी से रसोई की ओर गया। एडवर्ड मेरे पीछे पीछे आया जबकि चार्ली लिविंग रूम में गायब हो गया। मैंने फ़ोन रिंग के बीच में ही पकड़ लिया और घूमकर दीवार की तरफ मुंह कर लिया। हेलो, तुम वापस आ गए, जेकब ने कहा। उसकी जानी पहचानी कर्कश आवाज़ ने मेरे अंदर एक उदासी की लहर दौड़ा दी। मेरे दिमाग में हजारों यादें घूम गईं, एक चट्टानी समुद्र तट जो बहते हुए पेड़ों से भरा हुआ था, प्लास्टिक के शेड से बना एक गराज, एक पेपर बैग में गर्म सोडा, एक छोटा कमरा जिसमें एक बहुत छोटा जर्जर लव सीट था। उसकी गहरी काली आंखों में हंसी, मेरे चारों ओर उसके बड़े हाथ की ज्वर जैसी गर्मी, उसकी काली त्वचा पर उसके सफ़ेद दांतों की चमक, उसका चेहरा चौड़ी मुस्कान में बदल गया जो हमेशा एक गुप्त दरवाजे की चाबी की तरह था जहां केवल आत्मीय आत्माएं ही प्रवेश कर सकती थीं। मुझे एक प्रकार से घर की याद आ रही थी, उस स्थान और व्यक्ति के लिए तरस रहा था जिसने मेरी सबसे अंधेरी रात में मुझे आश्रय दिया था। मैंने अपने गले की गांठ साफ की और कहा, हाँ, तुमने मुझे फ़ोन क्यों नहीं किया? जेकब ने पूछा। उसके गुस्से भरे लहजे ने मुझे तुरंत परेशान कर दिया। क्योंकि मैं घर में ठीक 4 सेकंड से हूँ और तुम्हारी कॉल ने चार्ली को ये बताने से रोक दिया कि तुमने कॉल किया था। मुझे माफ़ करें। ज़रूर। अब तुम चार्ली को क्यों परेशान कर रहे हो? मुझे आपसे बात करनी है। हाँ, मैंने वो हिस्सा खुद ही समझ लिया है। आगे बढ़ो। एक छोटा सा विराम था। तुम कल स्कूल जाओगे? मैं खुद पर भौहें चढ़ाकर सोचने लगा, इस सवाल का कोई मतलब नहीं समझ पाया। बेशक, मैं ऐसा कर रहा हूँ। मैं ऐसा क्यों नहीं करूँगा? मुझे नहीं पता, बस उत्सुकता थी। एक और विराम। तो तुम किस बारे में बात करना चाहते थे, जैक? वह झिझका। कुछ नहीं, शायद मैं तुम्हारी आवाज़ सुनना चाहता था। हाँ, मुझे पता है। मुझे बहुत खुशी है कि तुमने मुझे फ़ोन किया, जैक। लेकिन मुझे नहीं पता था कि और क्या कहना है। मैं उसे बताना चाहता था कि मैं अभी लापुश के लिए निकल रहा हूँ। और मैं उसे यह नहीं बता सकता था। मुझे जाना होगा, उसने अचानक कहा। क्या? मैं जल्द ही आपसे बात करूँगा, ठीक है। लेकिन जैक, वह पहले ही जा चुका था। मैंने अविश्वास के साथ डायल टोन सुनी। ये तो छोटा था, मैंने बुदबुदाया। क्या सब ठीक है? एडवर्ड ने पूछा। उसकी आवाज़ धीमी और सावधान थी। मैं धीरे से उसकी ओर मुड़ा। उसका चेहरा एकदम शांत था, उसे पढ़ना असंभव था। मुझे नहीं पता, मुझे आश्चर्य है कि वह क्या था। ये समझ में नहीं आया कि जेकब चार्ली को पूरे दिन परेशान कर रहा था, बस मुझसे ये पूछने के लिए कि क्या मैं स्कूल जा रहा हूँ। और अगर वह मेरी आवाज़ सुनना चाहता था, तो उसने इतनी जल्दी फ़ोन क्यों काट दिया? आपका अनुमान संभवतः मेरे अनुमान से बेहतर है, एडवर्ड ने कहा, उसके मुंह के कोने पर एक मुस्कान खिंचाई। मैंने धीरे से कहा। ये सच था, मैं जैक को अंदर बाहर से जानता था। उसकी मंशा का पता लगाना इतना जटिल नहीं होना चाहिए। मेरे विचार मीलों दूर, लगभग 15 मील दूर, लापुश की सड़क पर थे। मैंने शुरू किया फ्रिज में छानबीन करते हुए चार्ली के खाने के लिए सामग्री इकट्ठी करना। एडवर्ड काउंटर के सहारे झुका हुआ था और मुझे दूर से पता था कि उसकी आंखें मेरे चेहरे पर थीं, लेकिन वह वहां जो कुछ भी देख रहा था उसके बारे में चिंता करने में बहुत व्यस्त था। स्कूल की बात मुझे मुख्य लगी। यही एकमात्र असली सवाल था जो जैक ने पूछा था।
और उसे किसी बात का जवाब चाहिए था, नहीं तो वह चाली को इतना परेशान नहीं कर रहा होता। फिर भी मेरी उपस्थिति रिकॉर्ड से उसे क्या फर्क पड़ेगा। मैंने इस बारे में तार्किक तरीके से सोचने की कोशिश की। तो अगर मैं कल स्कूल नहीं जा रहा होता तो जेकब के नज़रिए से इसमें क्या समस्या होती। चाली ने मुझे फाइनल के इतने करीब स्कूल से एक दिन चूकने के बारे में थोड़ा दुख दिया था, लेकिन मैंने उसे आश्वस्त किया था कि एक शुक्रवार मेरी पढ़ाई को प्रभावित नहीं करेगा। जैक को शायद ही इसकी परवाह होगी। मेरा दिमाग कोई भी शानदार जानकारी देने से इनकार कर रहा था। शायद मैं कुछ महत्वपूर्ण जानकारी भूल गया था। पिछले 3 दिनों में ऐसा क्या बदलाव हुआ जो इतना महत्वपूर्ण था कि जेकब ने मेरे फ़ोन कॉल का जवाब देने और मुझसे संपर्क करने से इनकार करने का अपना लंबा सिलसिला खत्म कर दिया। 3 दिनों में क्या फ़र्क पड़ सकता था। मैं रसोई के बीच में ही जम गया। मेरे हाथों में बर्फीले हैमबर्गर का पैकेट मेरी सुन्न उंगलियों से फिसल गया। मुझे एक सेकंड लगा कि मैं उसे फर्श पर गिरने से रोक पाऊं। एडवर्ड ने उसे पकड़ लिया और काउंटर पर फेंक दिया। उसकी बाहें पहले से ही मेरे चारों ओर थीं, उसके होंठ मेरे कान पर थे। क्या गलत? मैं अचंभित होकर अपना सिर हिलाया। 3 दिन सब कुछ बदल सकते हैं। क्या मैं अभी यह नहीं सोच रहा था कि कॉलेज जाना कितना असंभव था? कैसे मैं 3 दिन के दर्दनाक परिवर्तन से गुजरने के बाद लोगों के बीच कहीं नहीं रह सकता था, जो मुझे नश्वरता से मुक्त कर देगा, ताकि मैं एडवर्ड के साथ अनंत काल बिता सकूं। वो परिवर्तन जो मुझे हमेशा के लिए मेरी अपनी प्यास का कैदी बना देगा। क्या चाली ने बिली को बताया था कि मैं 3 दिनों के लिए गायब हो गया था? क्या बिली ने जल्दबाजी में निष्कर्ष निकाल लिया था? क्या जेकब वाकई मुझसे पूछ रहा था कि क्या मैं अभी भी इंसान हूँ? ये सुनिश्चित करने के लिए कि वेयरवुल्फ संधि अटूट थी कि किसी भी कलन ने किसी इंसान को काटने की हिम्मत नहीं की। काटने की, मारने की नहीं। लेकिन क्या उसने सचमुच सोचा था कि अगर ऐसा हुआ तो मैं चाली के पास घर आ जाऊंगी? एडवर्ड ने मुझे हिलाया। बेला, उसने पूछा। अब वह सचमुच चिंतित था। मुझे लगता है कि वह जांच कर रहा था। मैंने बुदबुदाया। ये सुनिश्चित करने के लिए जांच कर रहा था। मेरा मतलब है कि मैं इंसान हूँ। एडवर्ड अकड़ गया और मेरे कान में एक धीमी सी फुसफुसाहट सुनाई दी। हमें यहाँ से चले जाना होगा, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। इससे पहले कि यह संधि को तोड़ दे। हम कभी वापस नहीं आ पाएंगे। उसने मुझे अपनी बाहों में कस लिया। मुझे पता है। अहम, चाली ने हमारे पीछे से ऊंची आवाज में कहा। मैं उछली और फिर एडवर्ड की बाहों से आज़ाद हो गई। मेरा चेहरा गर्म हो रहा था। एडवर्ड काउंटर पर पीछे की ओर झुक गया। उसकी आंखें कसी हुई थीं। मैं उनमें चिंता और गुस्सा देख सकती थी। यदि आप रात का खाना नहीं बनाना चाहते हैं, तो मैं पिज्जा मंगवा सकता हूँ, चाली ने संकेत दिया। नहीं, कोई बात नहीं, मैंने तो शुरू कर दिया है। ठीक है, चाली ने कहा। उसने अपने हाथों को मोड़ते हुए दरवाजे के फ्रेम के सहारे खुद को टिका लिया। मैंने आह भरी और अपने दर्शकों को अनदेखा करने की कोशिश करते हुए काम पर लग गया। अगर मैं तुमसे कुछ करने को कहूँ, तो क्या तुम मुझ पर भरोसा करोगी? एडवर्ड ने अपनी मधुर आवाज में तीखापन लाते हुए पूछा। हम लगभग स्कूल के पास पहुंच चुके थे। एडवर्ड अभी कुछ देर पहले तक आराम से बैठा हुआ था और मजाक कर रहा था, और अब अचानक उसके हाथ स्टीयरिंग व्हील पर कस गए थे। उसकी उंगलियां उसे टुकड़ों में न तोड़ने के प्रयास में जोर लगा रही थीं। मैं उसके चिंतित भाव को देखता रहा। उसकी आंखें कहीं दूर थीं, जैसे वह दूर की आवाजें सुन रहा हो। उसके तनाव के जवाब में मेरी नब्ज तेज हो गई, लेकिन मैंने सावधानी से उत्तर दिया। ये निर्भर करता है। हम स्कूल के मैदान में पहुंचे। मुझे डर था कि तुम ऐसा कहोगे। आप मुझसे क्या करवाना चाहते हैं, एडवर्ड? मैं चाहता हूं कि तुम कार में ही रहो। वो अपनी सामान्य जगह पर आकर खड़ा हो गया और इंजन बंद करके बोला। मैं चाहता हूं कि जब तक मैं वापस न आ जाऊं, तुम यहीं रुको। लेकिन क्यों? तभी मैंने उसे देखा। उसे पहचानना मुश्किल था। वह जिस तरह से छात्रों से ऊंचा खड़ा था, भले ही वह फुटपाथ पर अवैध रूप से पार्क की गई अपनी काली मोटरसाइकिल पर झुका हुआ न हो,
ओह! जेकब का चेहरा एक शांत मुखौटा था जिसे मैं अच्छी तरह से पहचानता था। ये वह चेहरा था जिसका इस्तेमाल वह तब करता था जब वह अपनी भावनाओं को नियंत्रित रखने, खुद को नियंत्रण में रखने के लिए दृढ़ संकल्पित होता था। इससे वह सैम जैसा दिखता था, जो भेड़ियों में सबसे बुरा, क्विल्यूट पैक का नेता था। लेकिन जेकब कभी भी सैम की तरह परिपूर्ण शांति को नहीं संभाल पाया जो हमेशा से प्रदर्शित करता था। मैं भूल गया था कि यह चेहरा मुझे कितना परेशान करता था। हालांकि मैं सैम को कलन के वापस आने से पहले ही अच्छी तरह से जान गया था, फिर भी मैं उस नाराजगी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाया जो मुझे तब महसूस हुई जब जेकब ने सैम के हाव भाव की नकल की। यह एक अजनबी का चेहरा था। जब उसने ये चेहरा पहना था तो वह मेरा जेकब नहीं था। कल रात तुम गलत निष्कर्ष पर पहुंच गए, एडवर्ड ने बड़बड़ाते हुए कहा। उसने स्कूल के बारे में पूछा क्योंकि वह जानता था कि मैं वहीं रहूंगा जहां तुम हो। वो मुझसे बात करने के लिए एक सुरक्षित जगह की तलाश कर रहा था, एक ऐसी जगह जहां गवाह हूं। तो मैंने कल रात जेकब के इरादों को गलत समझा था। जानकारी का अभाव, यही समस्या थी। ऐसी जानकारी जैसे कि जेकब एडवर्ड से बात क्यों करना चाहता है। मैंने कहा, मैं कार में नहीं बैठूंगा। एडवर्ड ने धीरे से कराहते हुए कहा, बिल्कुल नहीं। चलो, इसे खत्म करते हैं। जब हम हाथ में हाथ डाले जेकब की ओर बढ़े तो उसका चेहरा सख्त हो गया। मैंने दूसरे चेहरों पर भी ध्यान दिया, मेरे सहपाठियों के चेहरों पर भी। मैंने देखा कि कैसे उनकी आंखें चौड़ी हो गईं जब उन्होंने जेकब के 6 फुट 7 इंच लंबे शरीर को देखा, जिसकी मांसपेशियां किसी भी सामान्य 16 साल के लड़के की तरह नहीं थीं। मैंने देखा कि वे आंखें उसकी तंग काली टी शर्ट के ऊपर से घूम रही थीं। छोटी आस्तीन, हालांकि दिन असामान्य रूप से ठंडा था, उसकी फटी हुई, तेल से सनी हुई जीन्स और चमकदार काली बाइक पर वह झुक गया। उनकी आंखें उसके चेहरे पर नहीं टिकीं, उसके बारे में कुछ। उनके चेहरे पर जो भाव थे, वे जल्दी से दूसरी ओर देखने लगे। और मैंने देखा कि हर कोई उससे कितनी दूरी बनाए हुए था। अंतरिक्ष का वह बुलबुला जिस पर अतिक्रमण करने का कोई साहस नहीं करता। मुझे आश्चर्य हुआ कि जेकब उन्हें खतरनाक लग रहा था। कितना अजीब है। एडवर्ड जेकब से कुछ गज की दूरी पर रुक गया, और मैं बता सकता था कि वह मुझे एक वेयरवुल्फ के इतने करीब पाकर असहज था। उसने अपना हाथ थोड़ा पीछे खींच लिया और मुझे अपने शरीर के आधे पीछे खींच लिया। आप हमें बुला सकते थे, एडवर्ड ने इस्पात जैसी कठोर आवाज में कहा। माफ करें, जेकब ने जवाब दिया, उसका चेहरा व्यंग्यात्मक हो गया। मेरे स्पीड डायल पर कोई जोंक नहीं है। बेशक, आप बेला के घर पर मुझसे मिल सकते थे। जेकब का जबड़ा मुड़ गया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। उसने कोई जवाब नहीं दिया। यह कोई सही जगह नहीं है, जेकब। क्या हम इस पर बाद में चर्चा कर सकते हैं? जरूर, जरूर। मैं स्कूल के बाद तुम्हारे क्रिप्ट में रुकूंगा। जेकब ने नाक भान सिकुड़ी। अब क्या गड़बड़ है? एडवर्ड ने चारों ओर ध्यान से देखा, उसकी नज़रें उन गवाहों पर टिकी हुई थीं जो सुनने की सीमा से बाहर थे। फुटपाथ पर कुछ लोग झिझक रहे थे, उनकी आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। जैसे कि वे उम्मीद कर रहे थे कि एक और सोमवार की सुबह की नीरसता को कम करने के लिए लड़ाई शुरू हो सकती है। मैंने देखा कि टाइलर क्रॉली ने ऑस्टिन मार्क्स को धक्का दिया, और वे दोनों कक्षा में जाते समय रुक गए। मैं पहले से ही जानता हूं कि तुम क्या कहने आए हो, एडवर्ड ने जेकब को इतनी धीमी आवाज में याद दिलाया कि वह मुश्किल से समझ में आ रहा था। संदेश पहुंचा दिया गया है। हमें चेतावनी दी गई, समझो। एडवर्ड ने चिंतित निगाहों से क्षण भर के लिए मेरी ओर देखा। चेतावनी दी? मैंने भावशून्य भाव से पूछा। आप किस बारे में बात कर रहे हैं? तुमने उसे नहीं बताया? जेकब ने अविश्वास से अपनी आंखें चौड़ी करते हुए पूछा। क्या तुम्हें डर था कि वो हमारा पक्ष ले लेगी? कृपया इसे छोड़ दो, जेकब, एडवर्ड ने शांत स्वर में कहा। क्यों? जेकब ने चुनौती दी। मैं असमंजस में पड़ गया। मुझे क्या नहीं पता, एडवर्ड। एडवर्ड जेकब को ऐसे घूर रहा था जैसे उसने मेरी बात सुनी ही न हो। जैक, जेकब ने मेरी तरफ अपनी भौं उठाई। उसने तुम्हें नहीं बताया कि उसके बड़े भाई ने शनिवार की रात को सीमा लांघी थी?
उसने पूछा। उसके स्वर में व्यंग्य की परत थी। फिर उसकी आंखें एडवर्ड की तरफ मुड़ गईं। पॉल पूरी तरह से जायज था। ये निर्जन भूमि थी। एडवर्ड फुसफुसाया। नहीं था। जेकब का गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उसके हाथ कांप रहे थे। उसने अपना सिर हिलाया और 2 गहरी सांसें लीं। एमिट और पॉल, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। पॉल जेकब का सबसे अस्थिर पैक भाई था। वह था जिसने उस दिन जंगल में नियंत्रण खो दिया था। गुर्राते हुए भूरे भेड़िए की याद अचानक मेरे दिमाग में ताज़ा हो गई। क्या हुआ? क्या वे लड़ रहे थे? घबराहट में मेरी आवाज़ और भी ऊंची हो गई। क्यों? क्या पॉल को चोट लगी? कोई नहीं लड़ा, एडवर्ड ने धीरे से मुझसे कहा। किसी को चोट नहीं लगी। चिंता मत करो। जेकब हमें अविश्वसनीय आंखों से देख रहा था। तुमने उसे कुछ भी नहीं बताया, है न? क्या इसलिए तुम उसे ले गए थे? ताकि उसे पता न चले। अभी चले जाओ। एडवर्ड ने उसे बीच में ही रोक दिया और उसका चेहरा अचानक डरावना हो गया। एक पल के लिए वह घृणा से भरा हुआ लग रहा था। वास्तव में पिशाच जैसा। उसने जेकब को क्रूर पर्दाफाश से घूरा। जेकब ने अपनी भौहें उठाईं, लेकिन कोई और कदम नहीं उठाया। तुमने उसे क्यों नहीं बताया? वे एक दूसरे का सामना लंबे समय तक चुपचाप करते रहे। टायलर और ऑस्टिन के पीछे और भी छात्र इकट्ठे हुए। मैंने देखा कि माइक बेन के बगल में था। माइक का एक हाथ बेन के कंधे पर था, जैसे कि वो उसे अपनी जगह पर पकड़े हुए था। उस मृत शांति में अचानक ही अंतर्ज्ञान के विस्फोट के साथ सभी विवरण मेरे सामने आ गए। कुछ ऐसी बात जो एडवर्ड नहीं चाहता था कि मैं जानूं। कुछ ऐसा जो जेकब मुझसे नहीं छिपा सकता था। कुछ ऐसा हुआ कि कुलिन और भेड़िए दोनों जंगल में एक दूसरे के खतरनाक निकट चले गए। कुछ ऐसा जिससे एडवर्ड इस बात पर जोर दे कि मैं देश भर में उड़ान भरूं। पिछले सप्ताह एलिस ने एक दृश्य में कुछ देखा था, जिसके बारे में एडवर्ड ने मुझसे झूठ बोला था। कुछ ऐसा जिसका मैं वैसे भी इंतजार कर रहा था। कुछ ऐसा जो मैं जानता था कि फिर से होगा, भले ही मैं चाहता था कि ऐसा कभी न हो। ये कभी खत्म नहीं होने वाला था, है न? मैंने अपने होठों से हवा के तेज झोंके 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 की आवाज़ सुनी, लेकिन मैं इसे रोक नहीं सका। ऐसा लग रहा था कि स्कूल हिल रहा है, जैसे भूकंप आ गया हो, लेकिन मुझे पता था कि यह मेरा खुद का कांपना था जिसने भ्रम पैदा किया था। वह मेरे लिए वापस आई, मैंने घुट घुट कर कहा। विक्टोरिया तब तक हार नहीं मानने वाली थी जब तक मैं मर नहीं जाता। वो एक ही पैटर्न दोहराती रहती, छल करती और भागती, छल करती और भागती, जब तक कि उसे मेरे डिफेंडर में सेंध लगाने का कोई रास्ता नहीं मिल जाता। शायद मैं भाग्यशाली रहूंगा। शायद वोल्टुरी पहले मेरे पास आएंगे और कम से कम वे मुझे जल्दी मार देंगे। एडवर्ड ने मुझे अपनी तरफ कसकर पकड़ लिया, अपने शरीर को इस तरह झुका लिया कि वो अभी भी मेरे और जेकब के बीच में था, और मेरे चेहरे को बेचैन हाथों से सहलाया। सब ठीक है, उसने फुसफुसाकर मुझसे कहा। सब ठीक है। मैं उसे कभी तुम्हारे करीब नहीं आने दूंगा, सब ठीक है। फिर उसने जेकब को घूर कर देखा। क्या इससे तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया, कुत्ते? तुम्हें नहीं लगता कि बेला को जानने का अधिकार है? जेकब ने चुनौती दी। यह उसकी जिंदगी है। एडवर्ड ने अपनी आवाज़ धीमी रखी, यहाँ तक कि टायलर भी, जो इंच भर आगे बढ़ रहा था, सुन पाने में असमर्थ था। जब वो कभी खतरे में थी ही नहीं, तो उसे डर क्यों लगना चाहिए? झूठ बोलने से बेहतर है डरना। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की, लेकिन मेरी आंखें नमी में डूबी हुई थीं। मैं अपनी पलकों के पीछे देख सकता था, मैं विक्टोरिया का चेहरा देख सकता था। उसके होंठ उसके दांतों पर पीछे की ओर खींचे हुए थे। उसकी लाल आंखें उसके प्रतिशोध के जुनून से चमक रही थीं। वो एडवर्ड को अपने प्यार, जेम्स की मौत के लिए जिम्मेदार मानती थी। वो तब तक नहीं रुकी जब तक उसका प्यार भी उससे छीन नहीं लिया गया। एडवर्ड ने अपनी उंगलियों से मेरे गालों से आंसू पोंछे। क्या तुम सचमुच सोचते हो कि उसे चोट पहुंचाना उसकी रक्षा करने से बेहतर है? वह बुदबुदाया। जेकब ने कहा, वह जितना आप सोचते हैं, उससे कहीं ज्यादा मजबूत है। और वह इससे भी बदतर हालात से गुजर चुकी है। अचानक जेकब के चेहरे का भाव बदल गया और वह एडवर्ड को एक अजीब,
अटकलबाजी भरे भाव से घूर रहा था। उसकी आंखें सिकुड़ी हुई थीं जैसे वह अपने दिमाग में कोई मुश्किल गणित का सवाल हल करने की कोशिश कर रहा हो। मुझे लगा कि एडवर्ड सिहर गया है। मैंने उसकी तरफ देखा और उसका चेहरा दर्द से विकृत हो गया था। एक भयावह क्षण के लिए मुझे इटली में वोल्टुरी के भयावह टॉवर रूम में बिताई गई हमारी दोपहर की याद आ गई, जहां जेन ने एडवर्ड को अपनी घातक प्रतिभा से प्रताड़ित किया था, उसे अपने विचारों से जला दिया था। इस याद ने मुझे मेरे लगभग उन्माद से बाहर निकाला और सब कुछ परिप्रेक्ष्य में रख दिया। क्योंकि मैं चाहूंगा कि विक्टोरिया मुझे 100 बार मारे, बजाय इसके कि एडवर्ड को फिर से उस तरह से तड़पते हुए देखूं। ये तो अजीब है, जेकब ने एडवर्ड के चेहरे को देखते हुए हंसते हुए कहा। एडवर्ड ने मुंह सिकोड़ा, लेकिन थोड़ी कोशिश से उसने अपने चेहरे पर भावों को शांत किया। वह अपनी आंखों में छिपी पीड़ा को छिपा नहीं सका। मैंने आंखें फाड़कर एडवर्ड के चेहरे के भाव से लेकर जेकब के व्यंग्य तक सब देखा। तुम उसके साथ क्या कर रहे हो? मैंने पूछा। कुछ नहीं, बेला, एडवर्ड ने मुझे धीरे से बताया। जेकब की याददाश्त अच्छी है, बस इतना ही। जेकब मुस्कुराया और एडवर्ड फिर से मुस्कुराया। बंद करो, तुम जो भी कर रहे हो। जरूर, अगर तुम चाहो तो। जेकब ने कंधे उचका दिए। हालांकि अगर उसे मेरी यादों वाली चीजें पसंद नहीं आती हैं, तो यह उसकी अपनी गलती है। मैंने उसकी ओर घूर कर देखा और वह भी शरारती ढंग से मुस्कुराया, जैसे कोई बच्चा किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा कुछ ऐसा करते हुए पकड़ा गया हो जिसके बारे में उसे पता है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए और वह जानता है कि वह उसे दंडित नहीं करेगा। एडवर्ड ने मुझसे धीरे से कहा, प्रधानाचार्य स्कूल की संपत्ति पर घूमने फिरने से रोकने के लिए आ रहे हैं। चलो अंग्रेजी भाषा पर आते हैं, बेला, ताकि तुम इसमें शामिल न रहो। वह बहुत ज्यादा सुरक्षात्मक है न? जेकब ने मुझसे बात करते हुए कहा। थोड़ी सी परेशानी जिंदगी को मजेदार बना देती है। मुझे लगता है तुम्हें मौज मस्ती करने की इजाजत नहीं है न? एडवर्ड क्रोधित हो गया और उसके होंठ उसके दांतों से थोड़े पीछे हट गए। चुप रहो, जैक, मैंने कहा। जेकब हंसा। ये तो बिल्कुल नया लगता है। अरे, अगर तुम्हें कभी फिर से जिंदगी जीने का मन करे तो तुम मुझसे मिल सकते हो। तुम्हारी मोटरसाइकिल अभी भी मेरे गैराज में है। इस खबर ने मेरा ध्यान भटका दिया। तुम्हें इसे बेचना था। तुमने चार्ली से वादा किया था कि तुम इसे बेचोगे। अगर मैंने जैक की तरफ से भीख नहीं मांगी होती तो उसने दोनों मोटरसाइकिलों में कई हफ्तों की मेहनत लगाई होती और उसे उस डंपस्टर में आग लगाने के लिए कुछ न कुछ तो मिलना ही चाहिए था। चार्ली ने मेरी बाइक को डंपस्टर में फेंक दिया होता और संभवतः आग लगा दी होती। हाँ, ठीक है, जैसे मैं ऐसा ही करूँगा। ये तुम्हारा है, मेरा नहीं। वैसे भी मैं इसे तब तक अपने पास रखूंगा जब तक तुम इसे वापस नहीं चाहते। मुझे याद आया कि मुस्कान की एक हल्की सी झलक अचानक उसके होठों के किनारों पर खेल रही थी। जैक, वह आगे झुका, उसका चेहरा अब गंभीर हो गया था, कटु व्यंग्य फीका पड़ गया था। मुझे लगता है कि मैं पहले गलत हो सकता था, आप जानते हैं, दोस्त नहीं बन पाने के बारे में। शायद हम इसे संभाल सकते हैं, लाइन के मेरे पक्ष में। आओ मुझसे मिलो। मैं एडवर्ड के बारे में स्पष्ट रूप से सचेत थी, उसकी बाहें अभी भी मेरे चारों ओर सुरक्षात्मक रूप से लिपटी हुई थीं, एक पत्थर की तरह गतिहीन। मैंने उसके चेहरे पर एक नज़र डाली, वह शांत, धैर्यवान था। मैं इसके बारे में नहीं जानता, जैक। जेकब ने दुश्मनी का मुखौटा पूरी तरह से उतार दिया। ऐसा लग रहा था जैसे वह भूल गया था कि एडवर्ड वहाँ है, या कम से कम वह ऐसा ही करने के लिए दृढ़ था। मुझे तुम्हारी हर दिन याद आती है, बेला। तुम्हारे बिना सब कुछ पहले जैसा नहीं है। मुझे पता है और मुझे खेद है, जैक, मैं बस। उसने अपना सिर हिलाया और आह भरी। मुझे पता है, कोई बात नहीं, है न? मुझे लगता है कि मैं बच जाऊंगा या कुछ और। दोस्तों की क्या जरूरत है? उसने मुंह बनाया और दर्द को छिपाने की कोशिश की। जेकब की पीड़ा ने हमेशा मेरे सुरक्षात्मक पक्ष को सक्रिय किया था। ये पूरी तरह से तर्कसंगत नहीं था कि जेकब को शायद ही किसी शारीरिक सुरक्षा की आवश्यकता हो जो मैं दे सकता था।
लेकिन एडवर्ड के नीचे दबी मेरी बाहें उस तक पहुंचने के लिए तरस रही थीं। स्वीकृति और आराम के एक मौन वादे में उसकी बड़ी, गर्म कमर के चारों ओर लपेटने के लिए। एडवर्ड की ढालू भुजाएं अब बंधन बन गई थीं। ठीक है, क्लास में जाओ, हमारे पीछे से एक सख्त आवाज सुनाई दी। चलिए, मिस्टर क्राउली, स्कूल जाओ, जैक, मैंने फुसफुसाते हुए कहा। जैसे ही मैंने प्रिंसिपल की आवाज पहचानी, मैं चिंतित हो गया। जेकब क्विल्यूट स्कूल में गया था, लेकिन उसे अभी भी अतिक्रमण या समकक्ष के लिए परेशानी हो सकती है। एडवर्ड ने मुझे छोड़ दिया, सिर्फ मेरा हाथ पकड़ा और मुझे फिर से अपने शरीर के पीछे खींच लिया। मिस्टर ग्रीन दर्शकों के घेरे में से निकल गए, उनकी भौहें उनकी छोटी आंखों पर अशुभ तूफानी बादलों की तरह दबाव डाल रही थीं। मैं सच कह रहा हूँ, वह धमकी दे रहा था। जब मैं फिर से घूमूंगा तो जो भी यहाँ खड़ा होगा उसे हिरासत में ले लिया जाएगा। उनकी बात पूरी होने से पहले ही श्रोतागण शांत हो गए। मिस्टर कुलेन, क्या हमारे यहाँ कोई समस्या है? बिल्कुल नहीं, मिस्टर ग्रीन। हम तो बस क्लास के लिए जा रहे थे। बहुत बढ़िया, मैं आपके दोस्त को पहचान नहीं पाया। मिस्टर ग्रीन ने जेकब की तरफ देखा। क्या तुम यहाँ नए छात्र हो? मिस्टर ग्रीन की निगाहें जेकब पर टिकी थीं, और मैं देख सकता था कि वह भी उसी निष्कर्ष पर पहुंचे थे जिस पर बाकी सभी पहुंचे थे, खतरनाक, उपद्रवी। नहीं, जेकब ने उत्तर दिया, उसके चौड़े होठों पर आधी मुस्कुराहट थी। तो फिर मेरा सुझाव है कि तुम तुरंत स्कूल की जगह से चले जाओ, नौजवान, इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं। जेकब की हल्की सी मुस्कुराहट पूरी तरह से मुस्कुराहट में बदल गई, और मुझे पता था कि वह चाली को उसे गिरफ्तार करने के लिए आते हुए देख रहा था। यह मुस्कुराहट इतनी कड़वी और मजाक से भरी हुई थी कि मैं संतुष्ट नहीं हो सका। ये वह मुस्कान नहीं थी जिसका मैं इंतजार कर रहा था। जेकब ने कहा, हाँ सर, और सैन्य सलामी देते हुए अपनी बाइक पर चढ़ गया और उसे फुटपाथ पर ही स्टॉप कर दिया। इंजन ने शोर मचाया और फिर टायरों की चीखें सुनाई दी जब उसने बाइक को तेजी से घुमाया। कुछ ही सेकंड में जेकब आंखों से ओझल हो गया। श्रीमान ग्रीन ने प्रदर्शन देखते हुए अपने दांत पीस लिए। मिस्टर कुलेन, मैं उम्मीद करता हूं कि आप अपने मित्र से कहेंगे कि वो दोबारा अतिक्रमण न करे। वह मेरा कोई मित्र नहीं है, मिस्टर ग्रीन, लेकिन मैं उसे चेतावनी दे दूंगा। श्री ग्रीन ने अपने होंठ सिकुड़े। एडवर्ड के उत्तम ग्रेड और बेदाग रिकॉर्ड स्पष्ट रूप से श्री ग्रीन के घटना के मूल्यांकन में एक कारक थे। मैं समझता हूँ, यदि आप किसी परेशानी के बारे में चिंतित हैं, तो मुझे खुशी होगी। चिंता की कोई बात नहीं है, मिस्टर ग्रीन। कोई परेशानी नहीं होगी। मुझे उम्मीद है कि यह सही है। तो फिर, चलो कक्षा में। आप भी, मिस स्वान। एडवर्ड ने सिर हिलाया और मुझे तेजी से इंग्लिश बिल्डिंग की ओर खींच लिया। क्या तुम कक्षा में जाने के लिए पर्याप्त स्वस्थ हो? जब हम प्रिंसिपल के पास से गुजरे तो उन्होंने फुसफुसाकर पूछा। हाँ, मैंने फुसफुसाकर कहा, मुझे यकीन नहीं था कि यह झूठ था। मैं ठीक महसूस कर रही हूँ या नहीं, यह शायद ही सबसे महत्वपूर्ण बात थी। मुझे एडवर्ड से तुरंत बात करनी थी, और अंग्रेजी कक्षा उस बातचीत के लिए आदर्श जगह नहीं थी जो मैंने मन में सोची थी। लेकिन श्रीमान ग्रीन हमारे पीछे थे, इसलिए हमारे पास कोई और विकल्प नहीं था। हम कक्षा में थोड़ी देर से पहुंचे और जल्दी से अपनी सीट पर बैठ गए। मी बटी फ्रॉस्ट की कविता सुना रहे थे। उन्होंने हमारे प्रवेश पर ध्यान नहीं दिया और हमें अपनी लय तोड़ने नहीं दिया। मैंने अपनी नोटबुक से एक खाली पृष्ठ निकाला और लिखना शुरू कर दिया। मेरी लिखावट मेरी बेचैनी के कारण सामान्य से अधिक अस्पष्ट हो गई थी। क्या हुआ? मुझे सब कुछ बताओ, और मुझे बचाने की बकवास बंद करो, प्लीज। मैंने एडवर्ड की ओर नोट फेंका। उसने आह भरी और फिर लिखना शुरू कर दिया। उसे मुझसे कम समय लगा, हालांकि उसने कागज वापस रखने से पहले अपनी निजी सुलेख में एक पूरा पैराग्राफ लिखा। एलिस ने देखा कि विक्टोरिया वापस आ रही थी। मैं तुम्हें शहर से बाहर सिर्फ एहतियात के तौर पर ले गया था, ताकि वह तुम्हारे करीब न आ सके। एम्मेट और जैस्पर ने उसे लगभग पकड़ ही लिया था, लेकिन विक्टोरिया में बचने की कुछ वृत्ति है। वो क्विल्यूट सीमा रेखा से ठीक नीचे भाग निकली, जैसे कि वह नक्शे से पढ़ रही हो।
इससे कोई मदद नहीं मिली कि क्विल्यूट की भागीदारी से एलिस की क्षमताएं शून्य हो गईं। सच कहूं तो अगर हम बीच में नहीं आते तो क्विल्यूट भी उसे पकड़ सकते थे। बड़े भूरे बालों वाले ने सोचा कि एम्मेट सीमा पार कर गया है और वह रक्षात्मक हो गया। बेशक रोज़ली ने इस पर प्रतिक्रिया की और सभी ने अपने साथियों की रक्षा के लिए पीछा करना छोड़ दिया। कार्लिसले और जेस्पर ने स्थिति को नियंत्रण से बाहर होने से पहले शांत कर दिया, लेकिन तब तक विक्टोरिया भाग चुकी थी। बस इतना ही। मैंने पृष्ठ पर लिखे अक्षरों को देखकर भौहें सिकोड़ी। एम्मेट, जेस्पर, एलिस, रोज़ली और कार्लिसले सभी इसमें शामिल थे। शायद एस्मे भी, हालांकि उसने उसका जिक्र नहीं किया था। और फिर पॉल और क्विल्यूट पैक के बाकी लोग। यह इतनी आसानी से लड़ाई में बदल सकता था। मेरे भावी परिवार और मेरे पुराने दोस्तों को एक दूसरे के खिलाफ खड़ा कर सकता था। उनमें से किसी को भी चोट लग सकती थी। मैंने कल्पना की कि भेड़िए सबसे ज्यादा खतरे में होंगे, लेकिन छोटे एलिस को एक विशाल वेयरवुल्फ के बगल में लड़ते हुए देखा। मैं सिहर उठा। मैंने सावधानीपूर्वक पूरे पैराग्राफ को रबड़ से साफ किया और फिर ऊपर लिखा। चाली के बारे में क्या? वो उसके पीछे हो सकती थी। मेरी बात खत्म होने से पहले ही एडवर्ड अपना सिर हिला रहा था। जाहिर है कि वह चाली की तरफ से किसी भी खतरे को कम आंक रहा था। उसने हाथ आगे बढ़ाया, लेकिन मैंने उसे अनदेखा कर दिया और फिर से शुरू किया। आप यह नहीं जान सकते कि वह ऐसा नहीं सोच रही थी, क्योंकि आप यहाँ नहीं थे। फ्लोरिडा जाना एक बुरा विचार था। उसने मेरे हाथ के नीचे से कागज ले लिया। मैं तुम्हें अकेले नहीं भेजने वाला था। तुम्हारी किस्मत अच्छी रही तो ब्लैक बॉक्स भी नहीं बचेगा। मेरा मतलब ये बिल्कुल नहीं था। मैंने उसके बिना जाने के बारे में नहीं सोचा था। मेरा मतलब था कि हमें यहाँ साथ रहना चाहिए था। लेकिन मैं उसके जवाब से विचलित हो गया और थोड़ा नाराज हो गया। जैसे कि मैं विमान को नीचे लाए बिना क्रॉस कंट्री नहीं उड़ सकता। बहुत मज़ेदार। तो मान लीजिए कि मेरी बदकिस्मती से विमान दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो आप इसके बारे में क्या करने वाले थे? विमान क्यों दुर्घटनाग्रस्त हो रहा है? वो अब मुस्कुराहट छुपाने की कोशिश कर रहा था। पायलट नशे में धुत हैं। आसान है। मैं विमान उड़ाऊंगा। हाँ, मैंने अपने होंठ भींचे और फिर से कोशिश की। दोनों इंजन फट गए हैं और हम मौत के चक्र में पृथ्वी की ओर गिर रहे हैं। मैं तब तक इंतजार करूंगा जब तक हम जमीन के काफी करीब न पहुंच जाएं, तुम पर अच्छी पकड़ बना लूं, दीवार को लात मारूं और कूद जाऊं। फिर मैं तुम्हें दुर्घटना स्थल पर वापस ले जाऊंगा और हम इतिहास के दो सबसे भाग्यशाली बचे लोगों की तरह लड़खड़ाते हुए चलेंगे। मैं निःशब्द होकर उसकी ओर देखता रहा। क्या? वो फुसफुसाया। मैंने आश्चर्य से अपना सिर हिलाया और कहा, कुछ नहीं। मैंने उस विचलित करने वाली बातचीत को हटा दिया और एक और पंक्ति लिखी। आप मुझे अगली बार बताइएगा। मुझे पता था कि अगली बार भी ऐसा होगा। ये सिलसिला तब तक जारी रहेगा जब तक कोई हार नहीं जाता। एडवर्ड ने मेरी आंखों में बहुत देर तक देखा। मुझे आश्चर्य हुआ कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा था। उसे ठंड लग रही थी, इसलिए खून मेरे गालों पर वापस नहीं आया था। मेरी पलकें अभी भी गीली थीं। उसने आह भरी और फिर एक बार सिर हिलाया। धन्यवाद। मेरे हाथ के नीचे से कागज गायब हो गया। मैंने आश्चर्य से पलकें झपकाईं, तभी मिस्टर बटी गलियारे से नीचे आए। क्या आप ये बात साझा करना चाहेंगे, मिस्टर कुलिन? एडवर्ड ने मासूमियत से ऊपर देखा और अपने फोल्डर के ऊपर से कागज की शीट आगे बढ़ाई। मेरे नोट्स? उसने उलझन में पढ़ते हुए पूछा। मिस्टर बटी ने नोट्स को स्कैन किया, जो निस्संदेह उनके व्याख्यान का एकदम सही प्रतिलेखन था, और फिर भौहें सिकोड़ते हुए चले गए। बाद में, जब कैलकुलस की मेरी एक कक्षा थी और मैं एडवर्ड के बिना था, तब मैंने ये गपशप सुनी। मेरा पैसा बड़े भारतीय पर है, कोई कह रहा था। मैंने झांककर देखा कि टायलर, माइक, ऑस्टिन और बेन सिर झुकाए हुए गहरी बातचीत में लगे हुए थे। हाँ, माइक फुसफुसाया, क्या तुमने उस जेकब बच्चे का आकार देखा? मुझे लगता है कि वो कलन को हरा सकता है। माइक इस विचार से प्रसन्न लग रहा था। मुझे ऐसा नहीं लगता। बेन ने असहमति जताई। एडवर्ड में कुछ बात है। वो हमेशा इतना आत्मविश्वासी रहता है।
मुझे लगता है कि वह खुद का ख्याल रख सकता है। मैं बेन के साथ हूँ, टायलर ने सहमति जताई। इसके अलावा अगर उस दूसरे लड़के ने एडवर्ड के साथ कुछ गड़बड़ की तो आप जानते हैं कि उसके बड़े भाई इसमें शामिल हो जाएंगे। क्या आप हाल ही में लापता गए हैं? माइक ने पूछा। लॉरेन और मैं कुछ हफ्ते पहले समुद्र तट पर गए थे और मेरा विश्वास करो, जेकब के सभी दोस्त उसके जैसे ही बड़े हैं। हाँ, टायलर ने कहा। बहुत बुरा हुआ कि यह किसी काम में नहीं बदल पाया। लगता है हम कभी नहीं जान पाएंगे कि इसका क्या नतीजा निकलता। यह मुझे नजर नहीं आया, ऑस्टिन ने कहा। शायद हम देख पाएंगे। माइक मुस्कुराया। क्या कोई शर्त लगाने के मूड में है? 10 पर जेकब, ऑस्टिन ने तुरंत कहा। 10 कुलेन पर, टायलर ने कहा। 10 एडवर्ड पर, बेन ने सहमति जताई। जेकब, माइक ने कहा। अरे, क्या तुम लोग जानते हो कि यह किस बारे में था? ऑस्टिन ने आश्चर्य से पूछा। इससे संभावनाएं प्रभावित हो सकती हैं। मैं अनुमान लगा सकता हूँ, माइक ने कहा, और फिर उसने मेरी ओर उसी समय देखा जैसे बेन और टायलर ने देखा था। उनके हाव भाव से ऐसा लग रहा था कि उनमें से किसी को भी यह एहसास नहीं था कि मैं उनकी आवाज़ आसानी से सुन सकता हूँ। वे सब जल्दी से नज़रें फेरते हुए अपने डेस्क पर रखे कागज़ों को उलट पलट रहे थे। मैं अभी भी जेकब ही कहता हूँ, माइक ने धीरे से कहा।